हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू करेंगे और इसमें हम स्पेशली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें नॉर्मली ग्राउंड टू ग्राउंड ऐसे बॉल फेंकते हैं तो वो ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लेगी और मैक्सिमम हाइट कितनी पकड़ेगी बॉल और ग्राउंड को कितनी दूर जाके हिट करेगी बॉल, ये सब चीजें यहाँ पे हम निकालेंगे। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस क्या है, ग्राउंड पे है और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ग्राउंड है। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब नो एयर, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। यहां से हम बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और उसके हाथ में क्या है, स्टॉप वॉच। तो यहां से मैं किसी भी बॉल को या पत्थर को, ये जैसे ईंट होगी कुछ भी होगी, लेकिन स्पेशली फिजिक्स में हमें बॉल को ही प्रोजेक्ट करते हैं। इनिशियल स्पीड यू और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। तो ये बॉल कुछ ऐसे जाती है और यहाँ पे हिट कर जाती है। तो कितनी दूर हिट की है ये बॉल, जिसको हम बोलेंगे रेंज, वो निकालेंगे। और इसने मैक्सिमम हाइट कितनी पकड़ी है, फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, वो भी निकालेंगे, कैपिटल एच। और यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पे जो हमारी बॉल ओरिजिन पे थी और उसको जस्ट प्रोजेक्ट किया था t इज इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे, अंडर ग्रेविटी थी, बिल्कुल थी, और इनिशियल स्पीड u दी थी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा पे प्रोजेक्ट किया था। तो ये ऐसे जाएगी और यहाँ पे फाइनली ग्राउंड को हिट कर जाएगी। तो स्टॉप वॉच में क्या इंस्टेंट होगा, t इज इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट दी ग्राउंड, विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी निकालेंगे। और मोशन अंडर ग्रेविटी या प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई एयर नहीं होती। और प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ही करते हैं हम, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट, और परपेंडिकुलर टू ग्राउंड और डाउनवर्ड तो होती ही है। और जो कि मान लो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट बोल दो या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, ये मोशन इन ए प्लेन है। और ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, नियर द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट। जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट। प्लेनेट जैसे कि अर्थ मान लो। और इसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मतलब एयर नहीं होनी चाहिए, प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी होना चाहिए, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी। और प्रोजेक्टाइल बॉल भी हो सकती है, ईंट पत्थर कुछ भी हो सकता है, जिसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे यहां से ओरिजिन से। लेकिन फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मतलब जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है वो जनरली बॉल लेते हैं हम, और वो भी छोटी सी बॉल, पॉइंट बॉल। और जब ये ऐसी ट्रेजेक्टरी लेता है हमारी बॉल या प्रोजेक्टाइल, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर
मोशन कर रही है, प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई हवा नहीं है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैकेनिकल एनर्जी शुड रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। चाहे कहीं पे भी हो, बोल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जैसे कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, और जो कि जी है, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ही प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर किया जाता है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट ही किया जाता है, तो इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो कांस्टेंट होता है। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, acceleration of any projectile means acceleration of ball will remain constant। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। और ये किस प्लेन में मोशन है प्रोजेक्टाइल का या बॉल का? एक्स वाई प्लेन। मतलब ये मोशन इन प्लेन है, और वो भी एक्स वाई प्लेन है। ये व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन बोल दो, ये जो व्हाइट बोर्ड प्लेन है या वो बोल दो, बात एक ही है। अब करते हैं इसको डील। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल वो क्या रहेगा? माइनस जी जे कैप, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एंड परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल वो कितना रहेगा? माइनस जी जे कैप विच इज कांस्टेंट। और ये क्या होता है? डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है, उसके हाथ में स्टॉप वॉच है, वो ये जो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी, यहाँ पे हिट कर जाएगी ग्राउंड को। इस कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन को ये ग्राउंड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। टी इज इक्वल टू जीरो पे भी बॉल अंडर ग्रेविटी है, ध्यान रहे। टी इज इक्वल टू जीरो पे भी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस जी जे कैप है। बस फर्क ये है, टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल ओरिजिन पे है लेकिन अंडर ग्रेविटी बिल्कुल है, और वो जस्ट प्रोजेक्ट की है टी इज इक्वल टू जीरो पे। और टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे यहाँ पे वो हिट कर जाएगी। तो यहां से मैं डीवी को क्या लिखूंगा? माइनस जी जे कैप डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। बताओ वेलोसिटी ऑफ ए बॉल, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो बॉल की स्पीड है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम इनिशियल स्पीड बोलेंगे, वो है यू, इनिशियल स्पीड। और अल्फा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी? इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लो, यू कोस अल्फा और यू साइन अल्फा में। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे जब बॉल हमारी ओरिजिन पे है और अंडर ग्रेविटी बिल्कुल है, तो इनिशियल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो वो क्या होगी? यू कोस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा जे कैप। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दो या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल, वो क्या होगी? यू कोस अल्फा आई कैप
प्लस यू साइन अल्फा जे कैप, और एट एनी इंस्टेंट टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल v, किसी भी इंस्टेंट पे जब ये प्रोजेक्ट की है और जब तक ये हिट नहीं कर जाती ग्राउंड पे, किसी भी इंस्टेंट पे जर्नी में वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी v। तो यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू कोस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा जे कैप इज इक्वल टू माइनस जी टी जे कैप। तो ये आ गई यू कोस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट, इसको क्या लिखूंगा मैं, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, मतलब ओरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स कितना आ गया, यू कोस अल्फा, और वी वाई यू साइन अल्फा माइनस जी टी। ये वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट है जो कि कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट टाइम के साथ है चेंज करता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी इज यू कोस अल्फा ई कैप प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, where Vx is horizontal component which is u cos alpha which always remains constant। ग्रेविटी का वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं होता, केवल वर्टिकल कंपोनेंट में फर्क होता है, टाइम के साथ वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो चेंज करता है। और इसको क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल, वही तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डी आर कितना आ जाएगा, वी डी टी, तो यू कोस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, और ये डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो। बताओ बॉल का पोजीशन वेक्टर क्या है, क्योंकि बॉल तो ओरिजिन पे ही है, टी इज इक्वल टू जीरो। हाँ टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल का एक्सेलरेशन जरूर है माइनस जी जे कैप, मतलब जस्ट अंडर ग्रेविटी है बॉल, लेकिन टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल क्या आएगा, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, एंड एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल इज आर, मतलब जो कि बॉल की पोजीशन बताएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन, तो ये कितना आ जाएगा, यू कोस अल्फा इंटू में टी आई कैप प्लस यू साइन अल्फा इंटू में टी माइनस वन बाय टू जी टी स्क्वेयर जे कैप यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो कि बॉल की पोजीशन बताएगा कि भाई कहां से पहुंच गई बॉल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो एट एनी इंस्टेंट टी जो बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, यू कोस अल्फा इंटू में टी, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा बॉल का एट एनी इंस्टेंट वो होगा यू साइन अल्फा इंटू में टी माइनस वन बाय टू जी टी स्क्वेयर। अभी देखो यहां से क्या मैं टाइम को एलिमिनेट कर सकता हूं, या इसका मतलब क्या एक्स और वाई में कोई मैं रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। यहां पे टाइम की वैल्यू यहां से पुट करो, इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू यहां से पुट करो एक्स बाई यू कोस अल्फा यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा
इंटू में टी, टी की वैल्यू यहां से क्या आ रही है एक्स बाय में यू कोस अल्फा -1/2 g टी स्क्वेयर, टी क्या है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा। तो यहां से y क्या आ जाएगा x, u से u कैंसिल साइन अल्फा बाय कोस अल्फा टेन अल्फा, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा। ये क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल विच इज पैराबोलिक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि y और x में कोई रिलेशन आ गया ना, मतलब जो बॉल हमारी प्रोजेक्ट की है हमने, वो जो पाथ अपनाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, उस पाथ की इक्वेशन ये आ गई, मतलब उस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये आ गई। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ये क्या है पैराबोलिक, ये पाथ देखो ये क्या है पैराबोलिक पाथ है, पैराबोला होता है ना जो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2u स्केयर को स्केयर अल्फा आती है, जहां पे u क्या है इनिशियल स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ बॉल एट t इज इक्वल टू 0, और अल्फा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पे हमने वो बॉल प्रोजेक्ट की है ओरिजिन पे। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज पैराबोलिक। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए वो आती है u कोस अल्फा आई कैप प्लस u साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक तो ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ओरिजेंटल कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मतलब ओरिजेंटल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का वी वाई, वो टाइम के साथ चेंज होता है, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे ही होता है, वेलोसिटी के केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे ही तो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। ओरिजेंटल कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज नहीं करता वेलोसिटी का। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी बॉल कहाँ पे पहुंच गई वो किससे पता चलेगा, पोजीशन वेक्टर या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से। ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करेंगे। तो ये लोकेशन बताएगा बॉल की कि भाई इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉल यहाँ पे है या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे भी है जब तक बॉल हिट नहीं कर जाती ग्राउंड पे। तो एक्सलरेशन माइनस जी जे कैप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये, और इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ये, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच इज पैराबोलिक, और वो है। अब ये तो ड्राइव कर लिए, अब इनको मैं इरेज करके केवल रिजल्ट्स को लिख सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस जी जे कैप है, बिल्कुल है, जो कि कांस्टेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या आई थी, अभी हमने ड्राइव की थी, यू कोस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, ये आई थी। इसको मैंने क्या लिखा था, v को वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। और ओरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो क्या है वी एक्स, जो कि यू कोस अल्फा, और वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है वी वाई, और जो कि क्या है यू साइन अल्फा माइनस जी टी।
और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल आई है वो क्या आई थी, u cos अल्फा इंटू में टी आई कैप प्लस u साइन अल्फा इंटू में टी -1/2 जी टी स्क्वायर जे कैप। और पोजीशन वेक्टर को क्या लिखा जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कि जहां पे बॉल पहुंची है उस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया, यू कोस अल्फा इंटू में टी, वाई कोऑर्डिनेट यू साइन अल्फा इंटू में टी -1/2 जी टी स्क्वायर। अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, मतलब बॉल ने ऐसा पाथ लिया, ऐसे गई अंडर ग्रेविटी, कोई हवा नहीं है, प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी है जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, जिसके कारण एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इन प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट आता है -gj कैप। तो बॉल यहां से प्रोजेक्ट की, u इनिशियल स्पीड, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड u है, बॉल ओरिजिन पे है और बॉल ने कुछ ऐसा पाथ लिया, पैराबोलिक आई थी और यहाँ पे हिट कर गई, तो कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी -0, कैपिटल टी टाइम ही तो लगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सोचो यहाँ पे जब बॉल हिट की है, यहाँ पे क्या वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वैसे तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 0 है जब बॉल जस्ट प्रोजेक्ट की थी, पूरे ऐसे जाती जाती यहाँ पे हिट कर गई, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, मुझे क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल को ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगा। तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो u साइन अल्फा इंटू में टी -1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से दो टाइम आएंगे, एक तो t इज इक्वल टू 0, उसको इग्नोर करूंगा, एक t इज इक्वल टू कैपिटल टी, जो दूसरा टाइम आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो t को कॉमन लो, u साइन अल्फा -1/2 जी टी इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो टाइम आ गए, एक तो t इज इक्वल टू 0 और एक टाइम आया 2u साइन अल्फा बाय जी। तो दूसरा टाइम आया ना, वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। t इज इक्वल टू 0 पे भी बॉल का जो y कोऑर्डिनेट है 0 है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे बॉल ओरिजिन पे है, x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 हैं। मैंने y कोऑर्डिनेट 0 किया था, एक तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, एक यहाँ पे, तो एक तो t इज इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन जो दूसरा इंस्टेंट आएगा वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब निकालता हूं मैं मैक्सिमम हाइट, बॉल ने बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट लेगी, कैपिटल एच। या कैपिटल एच फाइंड आउट करनी है। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो केवल u कोस अल्फा ही आएगी। यहां से यहां जैसे बॉल गई है ना, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वो क्या होता गया, घटता गया है, जिसके कारण बॉल यहां से यहां जब तक मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंची है तो बॉल की जो स्पीड है ना वो कम होती गई है। ओरिजेंटल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का u कोस अल्फा ही रहेगा, लेकिन जैसे बॉल अवे फ्रॉम ग्राउंड जा रही है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ, तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो कम होता गया, और फाइनली जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो
उस मोमेंट पे बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। सारा का सारा ओरिजेंटल कंपोनेंट है यू कोस अल्फा, और ओरिजेंटल कंपोनेंट, वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा सेम रहना है, चाहे यहाँ पे देख लो बॉल, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं पे भी हो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है तो वी वाई क्या है, जीरो। तो वी वाई क्या आया था, यू साइन अल्फा माइनस जी टी। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे क्या है, जीरो। तो u साइन अल्फा माइनस जी टी को जीरो पुट कर दो, तो यहां से क्या आ गया, टाइम, u साइन अल्फा बाय में g। मतलब जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट पे, वो इंस्टेंट क्या है, u साइन अल्फा बाय में g, और ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 2, बॉल एक मोमेंट के लिए मैक्सिमम हाइट पे होगी और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो चुका होगा, और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो स्टॉप वॉच में क्या इंस्टेंट होगा, कैपिटल टी बाय में 2 या यू साइन अल्फा बाय में जी। तो इस इंस्टेंट पे जब बॉल हमारी मैक्सिमम हाइट पे होगी तो जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, क्या वही मैक्सिमम हाइट नहीं हो जाएगी बॉल, जो कि अटेन करेगी फ्रॉम ग्राउंड और इस इंस्टेंट पे अटेन करेगी। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय में 2, वही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये थी, इसमें टी को यू साइन अल्फा बाय में जी पुट कर दो बस। तो यू साइन अल्फा इंटू में टाइम, यू साइन अल्फा बाय में जी माइनस 1/2 जी टी स्क्र, तो यू स्क्र साइन स्क्र अल्फा बाय में जी स्क्र। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड वो आ जाएगी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाय जी माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल कितनी आ जाएगी, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में जी तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये आएगी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में 2g। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब इनिशियल स्पीड गिवन हो, मतलब u गिवन हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन हो, और जिस प्लेनेट के सरफेस के नजदीक आप प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस प्लेनेट के नजदीक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मतलब जी पता हो, तो आप ये पता लगा सकते हो कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी और किस इंस्टेंट पे होगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे। बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आए, सॉरी रेस्ट पे नहीं, एक मोमेंट के लिए मैक्सिमम हाइट पे आएगी और उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ना स्पीड जीरो होगी, लेकिन वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो चुका होगा यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वी वाई ये टाइम के साथ चेंज करता है। जैसे बॉल ओरिजिन से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मान लो ओरिजिन से ए पॉइंट की तरफ गई, मतलब ऊपर चढ़ती गई बॉल, तो वी वाई क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और घटता घटता वी वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। फिर नीचे आएगी तो फिर वी वाई बढ़ता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, देख सकते हो यू कोस अल्फा। तो ये आ गई मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड। अब निकालते हैं रेंज, मतलब बॉल कितनी दूर जाके हिट की, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ओरिजिन से बॉल ग्राउंड पे कितनी दूर जाके हिट की, ये दूरी। सोचो ये दूरी क्या है, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वही तो रेंज होगी। तो रेंज क्या है, एक्स की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे, मतलब जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है उस टाइम पे
एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, रेंज। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉल का यू कोस अल्फा इंटू में टी। तो यू कोस अल्फा इंटू में टी। टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना है 2u साइन अल्फा बाय में जी, क्योंकि यहां से यहां तक बॉल को जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाय जी। तो रेंज आ जाएगी यू स्क्वेयर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा साइन 2 अल्फा हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा बाय में जी। ठीक है, ऐसा होगा। अब तो ये तो था इनका डेरिवेशन। अब इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुटाते हैं। तो इनके डेरिवेशन को मैं इरेज कर सकता हूँ। रिजल्ट पता चल गया, मैक्सिमम हाइट पता चल गई, कितनी दूर जाके हिट करी ग्राउंड पे, रेंज पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा बॉल को हिट करने में ग्राउंड पे, टाइम ऑफ फ्लाइट वो भी पता चल गया। तो अब इनको मैं इरेज कर सकता हूँ। तो केवल रिजल्ट लिख रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना आया, 2u साइन अल्फा बाय में जी। और मैक्सिमम हाइट वो कितनी आई, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में 2g। और रेंज ये कितनी आई, यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा बाय में जी। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वो कितनी आई, एक्स, वो क्या आई है, एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 2u स्क्र कोस स्क्र अल्फा। ऐसा है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाय जी है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन अल्फा बाय में जी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो इनिशियल स्पीड है ना, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा डिफरेंट 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 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे और नियर द सरफेस ऑफ सेम प्लेनेट। तो इनिशियल स्पीड को तो मैं रखूंगा कांस्टेंट, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना इसको मैं वेरी करूंगा, कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाय जी आया है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, केवल मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्सेज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इनिशियल स्पीड को कांस्टेंट मान रहा हूँ। तो 2u साइन अल्फा बाय में जी। ध्यान रहे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, केवल ग्राफ है, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्सेज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जब इनिशियल स्पीड को मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। ये हो गया एंगल 90 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 डिग्री होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 0। और जैसे अल्फा बढ़ेगा, साइन अल्फा बढ़ेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बढ़ता गया। और जब अल्फा 90 डिग्री होगा, मतलब जब बॉल को मैं ऐसे प्रोजेक्ट करूं, ऐसे ऊपर जाए और ऐसे नीचे आए, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी 2u बाय में जी, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा मैक्सिमम जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री होगा। और ये क्या है, मैक्सिमम। अब मैं मैक्सिमम हाइट वर्सेज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्राफ प्लॉट करूंगा। एच क्या आया है, यू स्क्र साइन स्क्र अल्फा बाय में 2g। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा इसका ग्राफ। यहाँ पे कहीं पे नेचर ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। और जैसे
अल्फा बढ़ेगा, वैसे ही मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल वो भी बढ़ेगी। इनिशियल स्पीड को मैंने अभी भी कांस्टेंट लेके चला है, अल्फा को 0 से 90 डिग्री तक वेरी किया है। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा 90 डिग्री, और वो भी कितनी होगी यू स्क्वायर बाय में 2g। अब ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं रेंज वर्सेस टाइम, सॉरी रेंज वर्सेस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय में जी, दिस डिस्टेंस वर्सेस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन शो करूं, तो ये जो रेंज है वो कैसे वेरी करेगी। इनिशियल जो स्पीड है ना वो मैंने कांस्टेंट मान के चली है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ध्यान रहे ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, केवल ग्राफ है, रेंज वर्सेस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो 45 डिग्री पे, ठीक है, रेंज आती है मैक्सिमम। मतलब अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकेंगे ना वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ये रेंज मैक्सिमम आएगी। और कितनी आएगी मैक्सिमम रेंज, क्योंकि 45 दूनी 90, साइन 90 1, तो यू स्क्वायर बाय में जी, और ये क्या होगी मैक्सिमम। अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। ये वाई एक्सिस, अब प्रोजेक्टाइल मोशन का ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये केवल ग्राफ थे। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनिशियल स्पीड को तो हम कांस्टेंट रखेंगे और ओरिजिन से बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे t इक्वल टू 0 पे। डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे करेंगे, मान लो 20 डिग्री पे किया पहले, तो बॉल यहाँ पे जाके गिरी, और फिर 45 डिग्री पे किया, तो बॉल यहाँ पे जाके गिरी, और फिर 70 डिग्री पे किया मान लो, तो बॉल यहाँ पे गिरी। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 20 डिग्री, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 45 डिग्री, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये कितना 70 डिग्री। और इनिशियल स्पीड वो तीनों केस में सेम है यू, तो 45 डिग्री पे जो रेंज आएगी ना वो मैक्सिमम आएगी। ये क्या है मैक्सिमम रेंज, और वो कितनी आएगी 45 डिग्री पे यू स्क्वायर बाय में जी। और 20 और 70 20 डिग्री पे मान लो ये आई, मान लो R1 आई, तो 70 डिग्री पे भी क्या आएगी रेंज R1 ही आएगी, अगर इनिशियल स्पीड मैंने सेम रखी है। मतलब अल्फा और 90 माइनस अल्फा पे, अल्फा और 90 माइनस अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है ना, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है जो कि 20 है, और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 90 माइनस 20 70 डिग्री। तो अल्फा और 90 माइनस अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे रेंज क्या आती है सेम। तो मान लो ये कि कोई एंगल है अल्फा विच इज लेस देन 45 डिग्री, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो देख सकते हो रेंज सेम आई है दोनों एंगल पे, सेम आई है ना। लेकिन 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा है, तो किसी भी बॉल को 45 डिग्री पे फेंकूंगा मैं तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी, मतलब 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, और वो होती है यू स्क्वायर बाय जी।
इनिशियल स्पीड को मैंने कांस्टेंट रखा, ये ध्यान रहे। और इन तीनों एक्सपेरिमेंट में बॉल सबसे पहले ग्राउंड को हिट कौन सी करेगी? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाली। दूसरे एक्सपेरिमेंट वाली कुछ ज्यादा टाइम लेगी, तीसरे एक्सपेरिमेंट वाली और ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ने के कारण टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? बढ़ता है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ये सेकंड, ये थर्ड। तो T1 सॉरी T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। 70 डिग्री पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो T3 है, और 45 डिग्री पे जो टाइम एक्सपेरिमेंट किया है उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, और 20 डिग्री पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है। और इनिशियल स्पीड को मैंने कांस्टेंट माना है u। तो 70 डिग्री वाले में टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा मिलेगी, 45 डिग्री वाले में उससे कम मिलेगी टाइम ऑफ फ्लाइट, और 20 डिग्री में सबसे कम मिलेगी टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए। तो इन तीनों केस में सबसे पहले बॉल कौन से एक्सपेरिमेंट में ग्राउंड को हिट करेगी? 20 डिग्री वाले में, उसके बाद में 45 डिग्री वाले में, और उसके बाद में 70 डिग्री वाले में, अगर इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट में कंपैरिजन की बात की जाए। और ये H3 हाइट देख लो, मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा है, और H2 हाइट उससे कम है, और H1 मैक्सिमम हाइट सबसे कम है। तो मैक्सिमम हाइट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ बढ़ती है, देख सकते हो। जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल बढ़ रही है, 20 डिग्री पे कम, 45 डिग्री पे उससे ज्यादा, 70 डिग्री पे सबसे ज्यादा। ये ध्यान रहे हमने इनिशियल स्पीड जो कि u है वो कांस्टेंट मानी है हर एक्सपेरिमेंट में, और अल्फा और 90 माइनस अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे जो रेंज आती है वो सेम आएगी। अल्फा चाहे 20 हो तो 70 हो, 30 हुआ तो 60 हुआ, 40 हुआ तो ये 50 हुआ। तो इन एंगल्स पे अल्फा और 90 माइनस अल्फा एंगल्स पे अगर इनिशियल स्पीड कांस्टेंट ले रखी है मैंने, तो अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे और 90 माइनस अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज सेम आएगी। जैसे 20 डिग्री पे सेम है, 70 डिग्री पे भी सेम है, मतलब जो 20 डिग्री पे रेंज है उतनी ही 70 डिग्री पे भी आएगी। 30 डिग्री पे थोड़ी आगे जाके गिरेगा, और 60 डिग्री पे भी यहीं पे आगे जाके गिरेगा, लेकिन 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा प्रोजेक्टाइल। अगर 30 डिग्री की बात करूं मैं, तो प्रोजेक्टाइल मान लो कुछ यहाँ पे गिरा, और 60 डिग्री की बात करूं तो प्रोजेक्टाइल यहीं पे गिरेगा। तो 30 और 60 डिग्री पे भी रेंज सेम आई है, जो 30 डिग्री पे आई है वही रेंज 60 डिग्री पे आई है, जो 20 डिग्री पे रेंज आई है वही 70 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी आई है। मतलब अल्फा और 90 माइनस अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज सेम आएगी। और अब देखते हैं, जैसे बॉल ऊपर को चढ़ती है ना, तो जो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम होता जाता है। जैसे मान लो किसी इंस्टेंट पे हमारी बॉल यहाँ पे है, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट तो यू कोस अल्फा ही रहेगा, इतना ही। वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। एट टी इज इक्वल टू T1 पे लगा लो, ये इंस्टेंट क्या है, टी इज इक्वल टू T1। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? u साइन अल्फा माइनस G T1 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अभी तक बॉल मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंची है, उससे पहले है। और अगर इसी ही लेवल पे जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, सारा का सारा ओरिजेंटल कंपोनेंट है। जब बॉल इसी लेवल पे आएगी तो ओरिजेंटल कंपोनेंट में तो कोई चेंज आना नहीं, यू कोस अल्फा होगा। और मान लो एट टी इज इक्वल टू T2 पे आई, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u साइन अल्फा माइनस GT, मतलब नेगेटिव होगा। डायरेक्शन तो इस तरफ है तो मतलब नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करो वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वो कितना हो जाएगा? GT2
माइनस यू साइन अल्फा। और ये दोनों सेम आएंगे, यू साइन अल्फा माइनस जी टी वन। केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं वर्टिकल कंपोनेंट की, वैसे तो यहाँ पे जब बॉल आई है मैक्सिमम हाइट क्रॉस करके यहाँ पे बॉल पहुंची है, तो वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। लेकिन कितना नेगेटिव आएगा? वैसे अगर नेगेटिव की बात की जाए तो कितना आएगा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी टू। लेकिन अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो उस नेगेटिव को हटा दूंगा, तो जी टी टू माइनस यू साइन अल्फा। और यहां क्योंकि सेम लेवल पे हैं ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पे हैं, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा बॉल को, टी बाई टू माइनस टी वन, यहां से यहां तक। और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टी टू माइनस टी बाई टू। मैक्सिमम हाइट से उसी लेवल पे आने में कितना टाइम लगेगा, टी टू माइनस टी बाई टू। यहां से यहां तक जाने में टी बाई टू माइनस टी वन टाइम लगा है, और यहां से यहां तक उसी लेवल पे जाने में कितना टाइम लगेगा, टी टू माइनस कैपिटल टी बाई टू। ये दोनों टाइम सेम आएंगे, टाइम इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, वो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में भी उसी लेवल पे वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो ये किसके बराबर आएगा पक्का, टी टू माइनस कैपिटल टी बाई टू। और बॉल को यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में कैपिटल टी बाई टू टाइम लगा है, और यहाँ मैक्सिमम हाइट से वापिस बॉल को ग्राउंड पे टकराने में इसमें भी कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी बाई टू। तो यहाँ उसी लेवल पे आने में मतलब उतना ही टाइम लगना है। इस लेवल पे थी बॉल, मैक्सिमम हाइट तक गई, जो टाइम लगा इतना, और फिर वापस उसी लेवल पे आने में इतना टाइम लगा, तो ये दोनों सेम आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी बाई टू, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो मैक्सिमम हाइट से उसी लेवल पे मतलब ग्राउंड पे हिट करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा ही लगेगा। और बॉल जब ग्राउंड को जस्ट टकराने वाली होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बॉल की रफ्तार यू ही होगी। टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल की रफ्तार क्या थी, यू, जो कि इनिशियल स्पीड थी। और जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है, हिट नहीं की है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की रफ्तार यू ही होगी। और ये एंगल अल्फा है, और ये भी एंगल कितना मिलेगा, अल्फा से ही हिट करेगी वो ग्राउंड पे। और यहां से यहां तक बॉल की स्पीड घट रही है, ए पॉइंट पे बॉल की स्पीड जीरो नहीं है, कितनी स्पीड है, यू कोस अल्फा। ठीक है, यहां से यहां तक स्पीड घटी है, और फिर यहां से यहां तक स्पीड बढ़ी है। किसी पर्टिकुलर लेवल पे बॉल की स्पीड सेम ही मिलेगी, यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे स्पीड बॉल की सेम ही मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ओरिजेंटल कंपोनेंट तो हर जगह सेम रहना है, यू कोस अल्फा। जितना पॉजिटिव वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है ना, उतना ही नेगेटिव कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का यहाँ पे उसी सेम लेवल पे यहाँ पे भी है। तो स्पीड ऑफ द बॉल जितनी यहाँ पे होगी, बॉल की स्पीड उतनी ही यहाँ पे होगी। और ट्रेजेक्ट्री के किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींच दूं तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है। और जैसे बॉल ऊपर जाती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। और फिर जैसे बॉल ग्राउंड की तरफ आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। और किसी पर्टिकुलर सेम लेवल पे बॉल की जो स्पीड है वो सेम होगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है इन दोनों पॉइंट पे, तो इन दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब इन दोनों पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर लेवल पे बॉल की स्पीड भी सेम होगी।
अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक दो। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मान लो बॉल प्रोजेक्ट की है हमने ओरिजिन से, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जिसके हाथ में स्टॉप वॉच है, टी इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट की है, कितनी इनिशियल स्पीड देके 20 मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये यू हो गया, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 30 डिग्री। तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ पे कुछ टकरा जाएगी, यहाँ पे ग्राउंड पे कहीं पे। और ये हमें पता है ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है। तो ये रफ्तार भी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ये गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये रेंज बतानी है, कितनी दूर जाके ग्राउंड पे हिट होगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर जाके ग्राउंड पे हिट होगी बॉल। और ये मैक्सिमम हाइट बतानी है बॉल ने कितनी ली। और मान लो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, टाइम पे हिट होगी बॉल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता लगाना है, बॉल ने इस पूरे पाथ में कितना टाइम लिया। तो रेंज पता लगानी है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसके अलावा एक चीज और बतानी है, एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बॉल पता लगानी है, और पोजीशन वेक्टर भी एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल पता लगानी है, और पोजीशन वेक्टर भी पता लगाना है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। कोई आवाज नहीं है, प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी है। इनिशियल स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा गिवन है 30 डिग्री। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला होता है 2u साइन अल्फा बाई जी। तो बस वैल्यू पुट कर दो u और अल्फा के यहाँ पे, u कितना 20 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी 9.8, साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 20 बटे में 9.8। तो ये टाइम आता है 2.04 सेकेंड। मतलब इस बॉल को यहां से यहां तक इस ग्राउंड के इस पॉइंट पे हिट होने में कितना टाइम लगेगा 2.04 सेकेंड। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। तो यू कितना 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2, जी कितना 9.8। तो इसको सोल्व करते हुए कैपिटल एच की वैल्यू आती है 5.1 मीटर। और अब कितनी दूर जाके हिट होगी, इसका फॉर्मूला होता है रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। तो यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर साइन 2 अल्फा मतलब 2 इंटू में 30 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी 9.8। इसको सोल्व करते हुए आता है 35.34 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट बॉल कितनी लेगी 5.1 मीटर, और कितनी दूर जाके हिट होगी ग्राउंड पे 35.34 मीटर। और यहां से यहां तक कितना टाइम लेगी बॉल जाने में 2.04 सेकेंड। और क्या पता लगाना है टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या आई थी यू कोस अल्फा
आई कैप प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, कुछ ऐसी आई थी। तो यहाँ पे टी को बस 0.5 सेकंड पुट करना है, यू गिवन है, अल्फा गिवन है, और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन प्रेजेंट केस एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकंड, वो कितनी आएगी, u कोस अल्फा, u मतलब 20 कोस 30 आई कैप प्लस u 20 साइन 30 माइनस 9.8 इंटू में 0.5 जे कैप। तो इसको सोल्व करते हुए क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो इसको जब सोल्व करोगे 20 इंटू में कोस 30, ये आएगा 17.32 आई कैप, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा प्लस 5.1 जे कैप। और t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड पे बॉल कहां पे होगी, ये तो पक्का है। देखो y कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव आया है, तो इन दोनों के बीच में होगी, कहीं पे यहाँ पे हो सकती है बॉल, यहाँ पे हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। मतलब अभी बॉल को ऊपर चढ़ना है, चढ़ने से पहले ही होगी बॉल, क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव है। और कहाँ से होगी बॉल, तो पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल ये क्या आता है, यू कोस अल्फा इंटू में टी आई कैप प्लस यू साइन अल्फा इंटू में टी माइनस 1/2 जी टी स्क्र जे कैप, ये हमने ड्राइव किया था। तो बस इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, वैल्यूज पुट करनी है। यू को 20 पुट करना है, अल्फा को 30 डिग्री, जी को 9.8 और टाइम को 0.5 सेकेंड इंस्टेंट। यू 20 कोस 30 इंटू में टाइम 0.5 आई कैप प्लस यू 20 साइन 30 इंटू में टी 0.5 माइनस 1/2 जी कितना 9.8 टी का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर और जे कैप। तो इसको सोल्व करने के बाद में टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे जो बॉल का पोजीशन वेक्टर आता है, ये आता है 8.66 आई कैप प्लस 3.775 जे कैप। मतलब टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे बॉल कहाँ पे होगी, कुछ यहाँ पे होगी, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, रेंज का आधा, ये क्योंकि रेंज कितनी आई है 35.34, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 दूनी 35, और 0.34 का आधा कितना हो जाएगा 0.17, तो 17.5 प्लस 0.17, तो 17.67, तो ये होगी 17.67 मीटर, और ये भी 17.67 मीटर, जिसके कारण रेंज कितनी आ जाएगी 35.34 मीटर। और जब बॉल 0.5 सेकंड पे किस पोजीशन पे है, एक्स कोऑर्डिनेट 8.6, वाई कोऑर्डिनेट 3.775 मीटर, और ये कितना आया है कैपिटल एच 5.1 मीटर, और टाइम कितना आया है हिट करने में इसको 2.02 सेकंड, सॉरी 2.04 सेकंड। तो जब स्टॉप वॉच में टाइम आधी सेकंड होगी, मतलब 0.5 सेकंड होगी, तो बॉल कुछ यहाँ पे होगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 8.66 3.775, 8.66 3.775।
मतलब ये दूरी कितनी होगी 8.66 मीटर, और ये दूरी 3.775 मीटर। और बॉल की स्पीड कितनी होगी, टी इज इक्वल टू 0.5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आई है। तो इसी इंस्टेंट पे जब बॉल यहाँ पे होगी तो बॉल की स्पीड क्या होगी, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0.5 सेकंड पे वही तो होती है स्पीड। तो √17.32 का स्क्वायर प्लस 5.1 का स्क्वायर, तो ये आएगी 18.05 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, टेन थीटा कितना आएगा यहाँ से, 5.1 डिवाइडेड बाई 17.32। तो यहां से थीटा कितना आएगा, ये जो एंगल आएगा ये आएगा 16.4 डिग्री। टेन इनवर्स 5.1 डिवाइडेड बाई 17.32, इसको यूजिंग कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लेना। ये थीटा मतलब जब बॉल 0.5 सेकंड पे इस पॉइंट से पास कर रही होगी, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ही तो बताती है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये आ गई, ये ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा, मतलब 16.4 डिग्री। और जब बॉल इस पॉइंट पे होगी, ओरिजेंटल के साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना एंगल बनाई हुई है, 16.4 डिग्री। और बॉल की रफ्तार कितनी होगी, 18.05 मीटर पर सेकंड। जब स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा, 0.5 सेकंड। और बॉल की पोजीशन क्या है, ग्राउंड से 8.66 मीटर ऊपर, सॉरी 3.775 मीटर ऊपर, और 8.66 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 3.775 मीटर। तो 0.5 सेकंड पे हमारी बॉल इस पी पॉइंट से क्रॉस कर रही होगी। और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट खींचते हैं उसी से पता चलता है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाई हुई होगी, 16.4 डिग्री। और बॉल की रफ्तार इस पी पॉइंट पे 18.05 मीटर पर सेकंड होगी। और इस बॉल की रफ्तार यहाँ पे सबसे कम होगी, कितनी होगी, 20 cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो 10√3 जितना भी आएगा, तो बॉल की रफ्तार यहाँ पे सबसे कम होगी 10√3 मीटर पर सेकंड। और किस टाइम पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंची होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, 2.04 का आधा कितना होगा, 1.02 सेकंड। और डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा होगा, बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड न्यूमेरिकल है, ए बॉल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी कितनी, I कैप + 2J कैप मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू।
तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है। जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5x²। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है। सेकंड ऑप्शन में y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x²। और सी ऑप्शन में क्या गिवन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x²। और डी ऑप्शन में क्या गिवन है, 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 25x²। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप। अब इसका मतलब समझो, आई कैप प्लस 2j कैप, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टी इज इक्वल टू 0, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और वो क्या होती है, यू कोस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा जे कैप, जहां पे यू क्या होती है, इनिशियल स्पीड, और अल्फा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इन दोनों को कंपेयर करूं मैं, तो यू कोस अल्फा कितना आ गया, एक, यू साइन अल्फा 2। तो इन दोनों को स्केयर करूं और ऐड करूं, तो यू स्केयर कोस स्केयर अल्फा प्लस यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा, ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यू स्केयर कॉमन ले लूं, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर अल्फा 1 हो जाएगा। तो यू स्केयर कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यू कितना आ गया, √5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब बॉल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया है, जब बॉल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया तो इनिशियल स्पीड कितनी है, टी इज इक्वल टू 0 पे 0√5 मीटर पर सेकेंड, ये जितनी भी आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी कुछ। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब अल्फा कैसे पता लगाएं, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाय में कोस अल्फा टेन अल्फा आ जाएगा। तो टेन अल्फा कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 आ गया। तो अल्फा कितना हो गया, टेन इनवर्स 2। तो ये कितना होता है, 63.43 डिग्री। मतलब वो जो बॉल है ना, जिस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड गिवन थी, यहां से मैंने क्या पता लगाया, इनिशियल स्पीड है 0√5 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 63.43 डिग्री। तो ये बॉल कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे हिट कर जाएगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 63.43 डिग्री, इनिशियल स्पीड √5 मीटर पर सेकंड, टी इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी ना बॉल की, वही तो इनिशियल स्पीड होती है। टी इज इक्वल टू 0 पे स्पीड होगी जो बॉल की, वही तो इनिशियल स्पीड है। और टी इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होती है बॉल की, वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, और वो आएगी आई कैप प्लस 2j कैप। तो इसमें चाहे तो रेंज का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि यू पता है, अल्फा पता है, जी पता है, मैक्सिमम हाइट का भी पता लगा सकते हैं, और कितना टाइम लिया वो भी पता लगा सकते हैं, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। इन फॉर्मूले से रेंज क्या होती है, यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाय जी, अगर चाहो तो पता लगा लेना, लेकिन ये पूछ नहीं रखा, लेकिन अगर पूछता तो पता लगा सकते थे। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, फॉर्मूला यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक इसको हिट करने में कितना टाइम लगेगा, 2u साइन अल्फा बाय में जी। चाहे चाहो तो आर एच और टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगा सकते हो, लेकिन ये पूछा नहीं है इसने, केवल ये जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी ना, इस ट्रेजेक्ट जो कि पैराबोलिक बनेगी, ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पूछी है, और ये 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई एक ठीक है।
तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई टू यू स्क्र कोस स्क्र अल्फा। और टेन अल्फा दो है ना, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ, अल्फा दो डिवाइडेड बाई एक, और ये कितना आ जाएगा √5। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक आती है और ये आती है। और इस पर्टिकुलर केस में जब इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन है, तो यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछ रखी है, तो अल्फा पुट करना है, u की वैल्यू पुट करनी है और g की बस। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा कितना है 2 माइनस जी 10 एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2, यू स्क्र की वैल्यू क्या 5, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√5, तो कोस स्क्र अल्फा कितना हो जाएगा 1/5, तो ऊपर 5 चला जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसल, तो y आ गया 2x माइनस 5x स्क्र। ये हमें आंसर चाहिए था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन दिस पर्टिकुलर केस, जब इनिशियल वेलोसिटी इतनी गिवन है। यहां से मैंने इनिशियल स्पीड पता लगाई, इसका मैग्नीट्यूड होगा √5, और टेन अल्फा 2/1 आएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता लगा लिया। अगर चाहने को तो ये भी पूछ सकता था रेंज बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, कितना टाइम लगेगा हिट करने में वो बताओ, लेकिन इसने इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पूछी है, तो वो होगी 2x माइनस 5x स्क्र, और ये ऑब्वियसली क्या आएगी पैराबोलिक। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में करेंगे।